नमस्कार विद्यार्थियों। पूर्व की कक्षा में अपन ने कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। कंपनियों के आंतरिक पुनर्निर्माण में अपन ने दो प्रकार से पढ़ा था कि एक तो होता है कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है, कंपनी का तीन प्रकार से पुनर्निर्माण किया जाता है, जिसमें अपन ने आज हम जिस तीनों में से जो पहला प्रकार है अंश पूंजी में परिवर्तन करके कंपनी की पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जाएगा। इससे पहले अपन पढ़ेंगे अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यक है, मतलब अंश पूंजी में परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं। अंश पूंजी में परिवर्तन अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल करने के लिए अपन को क्या करना होता है कि कंपनी की जो अंतर्नियम है उनमें सर्वप्रथम क्या होगी, इसकी व्यवस्था होगी। आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन में कंपनी के अंतर्नियमों में यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कंपनी की अंश पूंजी में या अंश पूंजी वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होने पर सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे कि एक विशेष प्रस्ताव पारित करके ऐसी व्यवस्था को लागू किया जाएगा, मतलब ऐसी व्यवस्था अपनाई जाएगी जिसमें अपन अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकते हैं। ये विशेष प्रस्ताव क्या होता है, कंपनी के सामने पारित किया गया ऐसा प्रस्ताव जिसमें 3/4 बहुमत होता है, मतलब ऐसा प्रस्ताव जो 3/4 बहुमत से पास किया जाता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि यदि उन कंपनी के अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था है तो फिर क्या करेंगे अपन। अंश पूंजी में ऐसी व्यवस्था पहले से थी तो ऐसी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता नहीं है, यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उसको लागू किया जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे कि ऐसी व्यवस्था लागू होने के बाद में क्या करेंगे कि अपन कंपनी के एक साधारण संकल्प पारित करके यह बताया जाएगा कि अपन अंश पूंजी में परिवर्तन मतलब जो कंपनी का पूंजी वाक्य है उसमें अपन परिवर्तन कर रहे हैं। अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए साधारण प्रस्ताव पारित किया जाता है। ऐसे इसके बाद में क्या करेंगे कि कुछ समेकनों या विभाजनों में क्या होता है कि अधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये आवश्यकता कब होती है, जब अंश पूंजी में परिवर्तन करने से अंशधारियों के मतदान के प्रतिशत में यदि परिवर्तन होता है तो क्या करेंगे, अधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यदि उसके पूंजी परिवर्तन से यदि अंशदान सदस्यों के मतदान में कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं हो रहा तो ऐसा करना आवश्यक नहीं है। मतलब ये है कि कंसोलिडेटेड या डिविजन्स में क्या करेंगे अपन, अधिकरण ट्रिब्यूनल का अनुमोदन लेंगे। जब कहीं कहीं ये अधिकरण नहीं होता है तो वहाँ केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ कि कंपनी के अंश पूंजी में किए जाने वाले सभी प्रकार के समाकलनों एवं विभाजनों कंसोलिडेशंस और डिविजन्स में क्या होता है कि अधिकरण के से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन यदि कभी कभी अंश पूंजी में परिवर्तन करने से और उसके अंशधारियों के मतदान के प्रतिशत पर यदि फर्क असर पड़ता है या प्रभाव प्रभावित करते हैं तो अधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अधिकरण निर्धारित की गई रीति से जो मेथड निर्धारित किया गया उससे अनुमोदित कर देता है। यदि अधिकरण नहीं है तो वहाँ केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके बाद में क्या करेंगे, सीमा नियमों की प्रति के साथ रजिस्ट्रार को सूचना दी जाती है। क्या कहा जाता है कि यदि अपनी अंश पूंजी या अंश कैपिटल क्लोज में यदि कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो इसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को। ये सूचना किस प्रकार दी जाएगी, ये सूचना है कि कंपनी के ऐसे परिवर्तन के 30 दिन के भीतर ऐसी सूचना रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए। यह सूचना एसएच फॉर्म 7 में दी जाएगी जो निर्धारित शुल्क के साथ जमा भेजी जाएगी। इसके साथ ही कंपनी में परिवर्तित सीमा नियमों की एक प्रति भी भिजवाई जाएगी। इसके बाद में यदि रजिस्ट्रार इस सूचना के आधार पर नया पंजीयन कर लेता है। इसके बाद में क्या होता है कि यदि ये सूचना नहीं दे पाता रजिस्ट्रार को तो उसके लिए क्या होता है, यदि कोई अंश पूंजी में परिवर्तन की सूचना देने में
त्रुटि करता है तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी व्यक्ति को 1000 रुपये प्रति दिन तक अर्थदंड दिया जाएगा और ये जब तक जारी रहेगा तब तक देना होगा। लेकिन क्या होता है कि 5 लाख मतलब 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से या 5 लाख, जो दोनों में से रकम कम होगी वो उसको दंडित की जाती है। इस प्रकार क्या है कि अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए अपन को इस प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। ये प्रक्रिया है जिसमें अपन अंश पूंजी में परिवर्तन अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल कर सकते हैं। इसके बाद में है कि अंश पूंजी में परिवर्तन अपन किस किस प्रकार कर सकते हैं। यदि अंश पूंजी वाली कंपनी में अपनी सीमानियों में अंश पूंजी, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यदि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई नियम नहीं है या पहले से नहीं बताया गया है कि अपन अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन करेंगे, तो वो पहले उस नियम को लागू करना पड़ेगा। वो किससे होगा? विशेष प्रस्ताव पारित करके, फिर एक साधारण प्रस्ताव पारित करके अपन अपनी यह अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकते हैं। एक तो अंश पूंजी में परिवर्तन क्या करेंगे अपन? अधिकृत पूंजी में और उचित समझे तो उसमें वृद्धि कर सकते हैं। मतलब अंश पूंजी में परिवर्तन क्या करने के लिए पहला क्या है कि अपन अथॉराइज्ड कैपिटल है उसको और बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि यदि अपनी विद्यमान संपूर्ण अंश पूंजी और यदि अंश पूंजी के किसी भाग को विद्यमान राशि को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर के अंशों में समेकन करना चाहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहते हैं, विभाजन करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी मैंने बताया था कि यदि अपन को किसी कंपनी के अंशों का कंसोलिडेटेड करना है या फिर उसका डिविजन करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? उसके अनुमोदन की, अधिग्रहण के अनुमोदन की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती है, लेकिन यदि अंशधारियों के मतदान के प्रतिशत में यदि प्रभावित करते हैं तो वहाँ पे अधिग्रहण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि अधिग्रहण नहीं है तो वहाँ केंद्र सरकार की अनुमति लेना, अनुमोदन वहाँ केंद्र सरकार अनुमोदित करेगा। सभी, फिर इसके बाद में सभी या कुछ अंशों को स्टॉक में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर स्टॉक को अंश में परिवर्तित कर सकते हैं। सभी या कुछ अंशों का सीमा नियमों द्वारा निर्धारित राशि से कम राशि के अंशों में उपविभाजन भी कर सकते हैं, किंतु ऐसा उपविभाजन से उन कम राशि के अंशों में प्रदत्त राशि पर या उन पर अधिक राशि यदि कोई हो तो का अनुपात भी वही रहेगा। मतलब यदि अपन किसी शेयर अंशों की कैपिटल को कम कर रहे हैं तो जो पहले अनुपात था वही अब रहेगा, मतलब पेड कैपिटल और अनपेड कैपिटल का। उन अंशों को निरस्त कर सकते हैं जिनको कंपनी ने अभी तक इशू नहीं किया है। पूंजी में परिवर्तन हेतु संकल्प पारित करके नियत तिथि तक जिन किसी व्यक्ति ने लिया गया है तो वह ठहराव नहीं किया गया है, तो तब तक कंपनी से निरस्त किए गए अंशों की राशि से कम कंपनी अंश पूंजी में 6 या क्षण व मानेगी तथा अंश पूंजी की राशि को कम दर्शाएगी। मतलब ये है कि अपने अंश पूंजी उन अंशों को निरस्त भी कर सकती है। इस प्रकार अपन अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकते हैं। अपन ने जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, आंतरिक पुनर्निर्माण में, उसमें जो पहला प्रकार है कि अंश पूंजी में परिवर्तन करके अपन अंशों में कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा है। इसके बारे में भी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं बताया, जो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट था जिसके बारे में अपने डिस्कस किया है। इसके बारे में आगे कितने प्रकार से किया जा सकता है, किस किस प्रकार से पूंजी में अंश पूंजी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभी तो अपन ने क्या पढ़ा था कि अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए अपन क्या प्रोसीड अपनाए, कि अपन को क्या करना होगा जिससे कि अपन अंश पूंजी में परिवर्तन हो जाए, जो कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया उसके अकॉर्डिंग, कि वो पहले विशेष प्रस्ताव पास करना होगा, सीमा अंतर नियमों में होगा तो कंपनी में कि यदि है पहले से तो नहीं करवाना है, यदि है तो करवाना पड़ेगा। इस प्रकार अपन ने पढ़ा था। और अब इसके बाद में अपन जब अगली वाली कक्षा होगी उसमें पढ़ेंगे कि अपन अंश पूंजी में परिवर्तन किस किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार है जिसमें कि अपन अंश पूंजी में परिवर्तन करके कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।